तुम तो यार नए दिखते हो, है ना? नए हो? अरे उखड़ जाएगी, ऐसे मत कर। आजकल पहले वाली मुझसे नहीं रही है ना। नए हो? तुम्हें पहले नहीं पढ़ाया मैंने? ऐसे लग भी रहा है नए नए से हो। कितने दिन पहले के आए हो? होली से पहले के हो या अभी आज आए हो? होली से पहले के हो? है तो थर्ड ग्रेड हिंदी के हो तुम? है कॉम्बो? कॉम्बो या कॉमन है? कॉम्बो में तो दोनों पढ़ते हैं, दोनों थोड़ी दे सकते हो, एक से दे सकते हो। हिंदी हिंदी अंग्रेजी दोनों के अलग अलग? अच्छा लेवल, हाँ वो उसमें तो राजस्थान ज्योग्राफी तो सब एक ही है, दोनों में कोई अलग अलग नहीं है। अब जैसे दोनों भाग आप देख रहे हैं, पहले तो जैसे रीट पात्रता, मतलब एक स्टेप तो आपने पार कर ही लिया, या उसमें भी संशय थोड़ी है। अब ये बात इजी था, कोई मतलब भी नहीं था रीट का। रीट यही जिसको हम पात्रता परीक्षा ही बोलते हैं, उसमें लगभग ही पास होंगे, कोई नवादु ही हो सकता है वो फेल हो जाए। हाँ, तुम में से कितने लोग पहले से रीट पास है? पहले से ये पास है, वो बाकी अब की बार पास हो जाएंगे। कईयों ने तो रीट की बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस होकर के तैयारी की होगी, बाद में पेपर आया तो एकदम से इजी था। अगली साल रीट पात्रता परीक्षा के लिए 1 वीक सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। मजाक नहीं कह रहा, वास्तविक बात है, इतना ही इंपॉर्टेंस होगा। पहले आरटेट हुआ करता था, तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे थे उस समय। अरे तुम तो छोटे थे ना उस समय, नेकर में घूमते थे, वही तो बात है। तुम्हें पहली बार जब आरटेट आया तो लोग भयंकर तरीके से डर गए थे, और इतने सारे आरटेट, मतलब इस पात्रता परीक्षा है, यानी इसके ही बेस बने थे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब जो मुख्य परीक्षा के नहीं, पात्रता के बहुत ज्यादा बेस। और फिर 11 में जैसे पेपर हुआ, पेपर आउट भी हो गया, 10 रुपए में बिका भी था। हाँ, इधर मेड़ता मारता 10-10 रुपए में बिक गया था, फोटोकॉपी, मजाक नहीं है, पूछना आप। अगली बार जब 2012 में आरटेट पुनः आया तो कोचिंग वालों ने फिर पात्रता के लिए बड़े ऐड लगाए, भाई बेच बनेंगे, लेकिन वो पेपर इतना इजी था, अगली बार बेच ही नहीं बने पात्रता के लिए। मतलब सिंगल बेच, एक आज जैसे डरपोक होते हैं ना बहुत ज्यादा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उस तरह के बच्चे कोचिंग करने के लिए आए। नहीं, पहली बार जब भी आरटेट हुए तो पढ़ाने में हम थक चुके थे, इतने ज्यादा बेस बन गए। और जब बच्चों ने पेपर देखा तो सिर पकड़ लिया कि ये तो हमें ऐसे ही आता था, इसके लिए क्यों हमने। तो ये था। फिर इस पात्रता के बाद में मुख्य परीक्षा होती थी, उस समय भी थोड़ी सी भिन्न होती थी, सब्जेक्ट वाइज, जैसे सेकेंड लेवल वालों की होती है, लेकिन इतना राजस्थान का वेटेज नहीं होता था उसमें। अब राजस्थान का सबसे ज्यादा वेटेज हो गया। ये हुई 2011 और 12 दो आरटेट हुए थे, 2 और 13 में पात्रता परीक्षा का फिर यानी विज्ञापन आ गया सरकार की तरफ से। उस समय मुख्यमंत्री अशोक जी थे 13 में भी। अब कारण क्या हुआ कि उस 2012 वाली जो आरटेट थी ना,
पात्रता परीक्षा 2000 कौन सी 12, उसमें लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों ही होते थे, दोनों दे सकते हो। और उसमें यह कहा गया कि अगर जो बीएड धारी आदमी है और वो अगर केवल एक लेवल ही पास कर पाया, फर्स्ट लेवल ही, और इलिजिबल है वो कौन से लेवल के लिए, सेकंड, तो उसको ब्रिज कोर्स करवा करके सेकंड लेवल के बराबर कर दिया जाएगा। एक अलग से कोर्स करवाया जाएगा जिसको क्या कोर्स कहा जाएगा, ब्रिज कोर्स। वो न तो कोई ब्रिज कोर्स हुआ न कोई और हुआ, और सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा कि इस आरटेट को बंद कर दिया जाए। आरटेट को क्या किया जाए, बंद। ये मांग कब शुरू होती है, 2013, और 2013 में विज्ञापन था, और शायद ये एग्जाम थी 2014 में, जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में एग्जाम होना था। तो विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, और मुझे याद है आरटेट का एक बैच बना था, बाकी सारे सेकंड ग्रेड के बैच चल रहे थे। सेकंड ग्रेड में इसकी जरूरत होती नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में इसकी जरूरत होती नहीं है। सारे विद्यार्थी एक होकर के, अमरूदों के बाग जयपुर में क्या चल रही थी, मतलब रैली क्या कि सभा हो रही थी, वसुंधरा जी उसमें आए हुए थे, विद्यार्थी भी चले गए, और विद्यार्थियों ने जाकर के मैडम को कहा कि मैडम आरटेट बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि हाँ बंद हो जाएगा। वोट लेने नेता कुछ ही कह सकते हैं कि हाँ आरटेट क्या कर दूंगी मां, अगर हमारी सत्ता में आए तो हम आरटेट क्या कर देंगे, बंद। और 2013 दिसंबर में सत्ता में आ गए वसुंधरा जी। आते ही सबसे पहले तो यह कह दिया कि यह पात्रता परीक्षा को स्थगित किया जाता है, यह कोई एग्जाम में नहीं होगी। जो विज्ञापन आया था उसको क्या कर दिया, स्थगित। और कारण था कि विद्यार्थी, युवा, वृद्ध, सारे के सारे लोगों ने मोदी लहर के तहत इतना अच्छा सपोर्ट दिया कि मैडम के 163 सीटें आ गई 200 में से। कितनी सीटें आ गई, 163। तो में से कई युवा प्रौढ़ हो चुके हैं, अब वो शायद इस समय थे, कुछ बैठे हैं, मैं देख रहा हूं उनको, है ना, हाँ, वो भी उस मांग में शामिल थे। हाँ, तो 163 सीटें आई। नाम कहा था कि हम किसको बदल देंगे, आरटेट बदल देंगे, नहीं क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मैडम ने यह आश्वासन दिया था, लेकिन सीट कितनी आ गई, तो आंख ही नहीं खुली मैडम ने। कोई ज्ञान गिनती नहीं, कुछ नहीं, कोई बंद है न कोई चालू, न कोई एग्जाम, बंद करो बस, कोई सुनवाई नहीं। 1 साल देखा, 2 साल, 14 बीत गया, 15 बीत गया। 15 में बजट आया, बजट में कुछ नहीं। तो छोरों ने क्या है कि विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तो छोरों के बजाय लठ ठोका गजब का, कईयों के केस लग गए। मेरे कई सारे स्टूडेंट थे, 2016 में भारी भरकम आंदोलन हुआ था, लड़कियों को भी कूटा था। कई महारानी लक्ष्मीबाई बनी थी, उसमें झांसी की रानी बनी थी। हाँ, गजब कुटा था, छोरियों को चटलिया पकड़ पकड़ के घुमा दिया था, और उठा उठा करके 2 साल टिका दिया सबको जेल में। लड़कियों को तो मैं छुड़ा करके ले आया था उस समय। लड़कों के पीछे 36 लड़कों के केस बन गए थे। लड़कों के दिया नहीं छोड़ेंगे इनको, उन्होंने कईयों ने क्या पत्थर फेंक दिए थे ना, भाजपा कार्यालय को घेर लिया था, बसें तोड़ दी थी, देशद्रोह का केस लग गया, कई सारे हो गए। हाँ, राजद्रोह का क्या हो गया केस। लेकिन उसमें उन 36 लोगों के केस ने यह किया कि जगाया मैडम को कि जाग जाओ अब तो आप, और इतने ही जागे मैडम, ज्यादा नहीं जागे, इस टी की जगह ई कर दिया। टी की जगह क्या किया, आरटेट था उसकी जगह क्या कर दिया,
रीट करती है। हाँ, रिक्रूटमेंट एलिजिबल टेस्ट है, कुछ ऐसा नाम होगा इसका शायद, ऐसा ही है, तुम्हें भी नहीं पता होगा क्या नाम है ना। तो ये केवल टी की जगह ई करने में मैडम को 2 से 2.5 साल लग गए, और कुछ नहीं, वही सिलेबस, वही पात्रता परीक्षा और वही सारा सिस्टम। लेकिन इसको अब मजबूत ये बना दिया कि इसी से, इसमें जो नंबर लाएगा उसी से उसकी मेरिट बनेगी, और उसके क्या है कि 12वीं के और ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ेंगे, स्नातक जिसको अपन कह सकते हैं, इसके क्या जुड़ेंगे, नंबर। अब उसमें स्नातक में दिक्कत यह थी, सेकंड लेवल वालों के नुकसान हुआ इसमें, फर्स्ट लेवल वालों के तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उनके तो किसके जुड़ रहे थे, 12वीं और ज्यादातर स्कोर कार्ड था वही था। सेकंड वालों के थोड़ा दिक्कत, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए करने वाले आदमी हैं, उनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अपने यानी जो जोधपुर जेएनयू है उसमें बिना एग्जाम दिए हुए कई बार नंबर आ जाते हैं, हो जाता है कई बार। हाँ, और महर्षि दयानंद एमडीएस यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो ये नंबर नहीं आते। एमडीएस है, उसकी ये स्थिति थी, बड़ी दयनीय थी। लेकिन उसमें मेरिट ऐसे ही बनी, ऐसे ही सारा सब कुछ हुआ, उसमें फर्जीवाड़े के चांस बढ़ गए, कुछ ने कर भी लिया, बाहर से ले नंबर बढ़ा करके। तो फिर वापस सरकार बदलती है 2018-19 में, कह दिया गया रीट तो रहेगी लेकिन मेरिट नहीं रहेगी। अब रीट रहेगी लेकिन क्या नहीं रहेगी, इसके स्थान पर एक कौन सी होगी, मुख्य परीक्षा होगी। तृतीय श्रेणी की कौन सी परीक्षा होगी, मुख्य। तो वो पात्रता तो तुम दे चुके, अब आपको कौन सी परीक्षा देनी है, मुख्य। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य परीक्षा की आपको तारीख भी अनाउंस कर दी गई। कितनी तारीख, 17 से 21 जनवरी 2026, ये मुख्य परीक्षा है, इसकी तारीख। तो एक तो ये बहाना खत्म हो गया कि टाइम नहीं मिला, ये तो तुम घर वालों को भी नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिला, टाइम तो पर्याप्त मिला है। अब तो एक ही तरीका है बचने का कि पात्रता में फेल हो जाए तो बच जाए। तो उसमें फेल होगे नहीं। कारण रह गया कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा सीईटी का रिजल्ट आया, कोई फेल ही नहीं हुआ कोई फेल। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी बच्चों को, वो अब की बार तुम इस रीट को इतना मत सीरियस, टेंशन में मत आओ, इतने पास होंगे, कोई आस पास में तुम्हें फेल हुआ नहीं मिलेगा, सारे ही पास होंगे, कोई भी फेल हुआ नहीं मिलेगा। जितने तुम बैठे हो सारे पास हो, फेल हुआ कोई नहीं। फेल हुआ वो मिल सकता है जो नया नया ही कोई एग्जाम दिया है, उसको पता ही नहीं है, ओमार नहीं भरनी आई, हाँ, उल्टी सीधा कर दिया उसने, पता ही नहीं था, उसमें ऐसे टिक लगा के आ गया। भाई जो 12वीं पास वाले हैं, नए नए दे रहे हैं, उनको नहीं पता वही क्या होंगे पास। इसलिए अब मुख्य परीक्षा है क्या, इसकी तैयारी करनी। मुख्य परीक्षा में लेवल फर्स्ट भी है और लेवल सेकंड भी। फर्स्ट लेवल का तो कॉमन पेपर ही होगा, जिसमें गणित भी आएगी या नहीं आएगी, विज्ञान भी आएगी, सामाजिक अध्ययन भी आएगा, हिंदी तो आएगी। वो सारे मतलब 5वीं तक जितने जो पढ़ा सकते हो वो सारे पढ़ाने पड़ेंगे। सेकंड लेवल में 2-3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा क्या क्या, एक तो सामाजिक भूगोल होगा, गणित विज्ञान तो एक ही होता है, अलग अलग थोड़ी होता है, एक पेपर तो एक ही होगा। हाँ, वो अलग अलग चले जाएंगे फिर किस किस में जाना है। और हिंदी का होता है या इसी से हिंदी में जाते हैं,
हिंदी, बस 3 ही होते हैं। अच्छा, एक अंग्रेजी हो रहेगी। संस्कृत थोड़ी होती है, संस्कृत थोड़ी होती है। अरे पात्रता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुख्य तो संस्कृत की है, तो एसएसटी की है। संस्कृत का है कोई? संस्कृत का हिंदी के लोग हैं, तो हिंदी ऐसे इसी से ज्यादा होंगे। कॉमर्स वाले भी इसी में आ जाएंगे, कामरस, कॉमर्स, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो कामरस बोला करते थे वो। अब इसमें भी तुम्हारे क्या है कि ये है, लेकिन इनका तो है ये रोल, लेकिन ज्यादा रोल राजस्थान जीके जीएस का है। और राजस्थान जीके जीएस में भी आपके सबसे ज्यादा राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। 2 ही सब्जेक्ट है, हाँ वो तो पॉलिटी वगैरह और वो तो उसमें थोड़े 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 हैं, लेकिन थोड़े थोड़े का भी इंपॉर्टेंस है। राज व्यवस्था है ना, हाँ उनका भी होता है, एक एक नंबर का ही होता है। 50 क्वेश्चन तुम्हारे 2 में 2 के हैं। एक तो राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, ये सारी चीजें। इसमें क्या आने हैं? इन दोनों के मिलाकर के तुम्हारे कितने हैं? 50 क्वेश्चन की बात है। फिर तुम्हारे राजस्थान का सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान आएगा, है? उसमें भी कई सारी जो चीजें अलग है। अब इसमें दोनों में 50 क्वेश्चन, तो इसका मतलब कितने हो गए? 25-25। हालांकि इसके 30 आते हैं, लेकिन तुम कहीं सोचेंगे ये खुद अपनी भूगोल पढ़ा रहा है इसलिए कह रहा होगा, है ना। हाँ मैं इसलिए नहीं कह रहा, पुराना पेपर देखोगे ना तो पता चलेगा 30 इसमें से, क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा है, लेकिन तुम्हें बराबर कर दिया बस, अब तो खुश। आएंगे इसके ज्यादा अभी बताया था ना, वो मेरी नहीं माननी है, पुराने वाला पेपर देखना है। फिर यहां इतना ही नहीं, फिर तुम्हारे जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन आएगा, उसमें जैसे प्रतीक चिन्ह है, अनुसंधान केंद्र आता है, राजस्थान के उद्योग आते हैं, राजस्थान की कृषि है वो उनमें है। दूसरे जो 5 नंबर के 10 नंबर के और तुम्हारे टॉपिक हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं उनमें और हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल पेपर में मुख्य परीक्षा कितने आएंगे? 150 आएंगे। उन 150 में से राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था टाइप की टोटल कितने हो जाएंगे? 40। वो अदर, ये इसमें से तो मैंने 25 ही किए, आएंगे 30, है ना, अभी गिना दूंगा आपको, है ना। तो और 10 क्वेश्चन आपके वो प्रतीक चिन्ह है, अनुसंधान केंद्र आते हैं राजस्थान की, जैसे कृषि है, कृषि अनुसंधान केंद्र आते हैं, है? और इसके साथ राजस्थान के क्या है? उद्योग है। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उनमें से है। ऐसे कुल मिलाकर के 40 के आसपास क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनते रहना है। हर टॉपिक के हर कहानी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक कहानी बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। और आजकल व्यवहारिक चीजें ज्यादा आती है, रटना नहीं है। उसको आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनको उनसे जोड़ते हुए बढ़ना होगा आपको। उनसे जोड़ते हुए नहीं बढ़ेंगे तो अपने को पता ही नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो उन चीजों को, सारी चीजों को आपको जोड़ते हुए क्या है यानी आगे चलना होगा। और जैसे अपन उस हिसाब से देखेंगे तो अपने को क्या है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। तो अगला नेक्स्ट जैसे अपन देख रहे हैं, पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं।
ज्योग्राफी ऑफ ए राजस्थान। सबसे पहला जो टॉपिक अपना होगा, क्या लिखा हुआ, सिलेबस तो दिया होगा तुम्हें, वैसे मैं पूरा विस्तार से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप दे रखा है। मूल मेजर टॉपिक ये दे दिया, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है और इस भौगोलिक स्वरूप में हमें क्या पढ़ना है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सामान्य परिचय के रूप में राजस्थान की स्थिति और क्या आएगा, विस्तार। ये इसमें मतलब इसकी अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। दूसरा इसका क्षेत्रफल, इसका यानी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज आती है, यानी इन सब के बाद तो ये स्थिति और कौन सा आता है, यानी विस्तार। इसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार के साथ में ही फिर जिला गठन एवं संभाग, कि जिला गठन और कौन सा हो गया, संभाग। कि जब आजाद हुआ देश उस समय कितने जिले थे, उसके बाद इसका एकीकरण हुआ पूरा, तो उस समय के जिलों की स्थिति अपन देखेंगे। और उसके बाद आगे कौन कितने को जिले जो बनते गए, है ना। पहले 25 थे, उसके बाद 26 हुए, है ना। 26 से आगे 27 होते हैं, 30 होते हैं, है ना, 32 होते हैं, 33 होते हैं, फिर एक बार 50 भी हो गए, है ना। 50 होने के बाद 41 का कौन सा गारंटी है, अभी है क्या कोई गारंटी? हाँ, कुछ नहीं है। और इनका एग्जाम पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा आज तक, कोई इनका कोई फर्क नहीं पड़ना ना। लेकिन संभाग 10 हो गए थे, वापस कितने हो गए, 7, तो इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना ना। तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें राजस्थान के उच्चावच, उच्चावच का मतलब यह है पर्वत पठार और मैदान, कि राजस्थान का कौन सा भाग कितना ऊंचा है। भाई मरुस्थल की ऊंचाई कितनी है, अरावली की कितनी है, पूर्वी मैदान की ऊंचाई कितनी है। यहां पर उच्चावच, और उसी उच्चावच पे निर्भर जलवायु होती, कि सब जगह तापमान समान नहीं होता है, सब जगह वर्षा समान नहीं होती है, वनस्पति भी समान नहीं है, फसलें भी क्या नहीं होती है, समान है नहीं। हर चीज में आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। और इसके साथ में ही चौथा जो भाग है वो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसको, अब हम यहां पर राजस्थान की भूआकृति, या हम ये कहें राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास, कि हम राजस्थान को विश्व का प्राचीनतम भूखंड मानते हैं, किसका अवशेष है ये, इसके बारे में अपन देखेंगे कि किसका जो अवशेष, इसको मगोडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेती सागर का है, हाँ, कि अलग अलग प्रकार की भूआकृति, यानी प्री कैम्ब्रियन है, पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है ना, किसका भाग है, यही इसके बारे में।
और इसके बाद में अगला हमारे आएगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान का भौतिक विभाजन। अब इस भौतिक विभाजन है ये, इसमें अपन देखें कि कौन कौन से जो भाग आते हैं। एक तो थार मरुस्थल हो गया, दूसरा कौन सा आएगा, अरावली पर्वत, और तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा यही दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया। चौथा जो भाग आता है यानी वो कौन सा होगा, दक्षिणी पूर्वी पठार। ये कुल मिलाकर के कितने भाग हो गए, 4। ये एक टॉपिक है अपना जिसमें राजस्थान का भौगोलिक ही स्वरूप है। इसमें मतलब इसमें अकेले इस टॉपिक में से आप मान के चलो कि लगभग 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कम से कम 3, अधिकतम कितने होते हैं, 4। ये अकेले कौन से में है, राजस्थान का भौगोलिक जो स्वरूप आता है इसमें। ये इतना पढ़ना, सिलेबस में तो इतना सा ही नाम दे दिया, लेकिन अब हमें पढ़ना क्या क्या है, ये सारी टॉपिक इसमें पढ़। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। और ये सब चीजें अपने को, जिस प्रदेश में रहते हैं उसमें अपने को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये लिखो एक टॉपिक, लिख लिया।
अभी इसके बाद जो दूसरा टॉपिक, दूसरा राजस्थान की जलवायु। जलवायु देर का है, हाँ वो मानसून जलवायु का है वो। लेकिन अपन दूसरा लेंगे राजस्थान की नदियां, इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। ये लिख लिया था ना तुमने सब? हो गया? अब देखो दूसरा, जैसे राजस्थान की नदियां एवं झीलें, बांध भी दे रखा होगा है, हाँ, कि झीलें बांध मतलब इनके साथ ही होता है। ये सारी जो इसमें की राजस्थान की नदियां, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाएं बांध से ही जुड़ी हुई होती। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? तो देखो जितना छोटा एग्जाम होता है ना उसका सिलेबस उतना ही ज्यादा होता है, और जितना बड़ा एग्जाम होता है उसका सिलेबस उतना ही छोटा होता है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तुमसे तो छोटा ही है या नहीं है? उसका सिलेबस कितना लंबा है? अंग्रेजी भी है उसमें, है या नहीं है? तुम्हारे थोड़ी अंग्रेजी, अरे नहीं है तुम्हारी अंग्रेजी यार। अरे वो लेवल 1 वालों के है, तो वो तुम छोटे सेकंड वालों से छोटे हो गए ना। तुम सेकंड ग्रेड वालों से छोटे, सेकंड लेवल वालों से छोटे हो, तब भी तुम्हारे अंग्रेजी है। विज्ञान भी है तुम्हारे, इनके नहीं है, सेकंड लेवल वालों के ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में उतना ही। अब थर्ड ग्रेड में भी उतना ही ज्यादा लेन देन। सेकंड ग्रेड में तुम्हारे 14 टॉपिक होंगे, सेकंड ग्रेड में 7 ही टॉपिक होते हैं। समझ रहे हो? एसआई में ही 7-8 ही होते हैं। तो जितना बड़ा एग्जाम होता है उसमें, इसलिए हमेशा जो थर्ड ग्रेड के बच्चे होते हैं ना, वो एक बार थर्ड ग्रेड में लगने के बाद में आगे प्रोग्रेस भी करते हैं। जब भी रिजल्ट आता है ना आरएस का, एसआई का, उसमें देखना आप, ज्यादातर वही लगते हैं जो छोटी नौकरी लगी हुई है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले नहीं लगते उसमें, कि वो आधा पढ़ा हुआ होता है उनका। पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, थर्ड ग्रेड शिक्षक होते हैं, वही प्रॉपर आरएस और एसआई में लगते हैं, क्योंकि उनको पहले बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ होता है, तो वो उसी को वापस रिवाइज करना होता है। और थोड़ा सा उनमें वो कुंठा भी रहती है, यार मैं तो थर्ड ग्रेड गए तो है ना, थोड़ा छोटा हूं तो मैं थोड़ा सा क्या बनूं, ऊंचा। इसलिए उनमें थोड़ी सी जिज्ञासा भी ज्यादा रहती है, इसलिए वो ज्यादा सफल होते हैं। तो राजस्थान की नदियां, झीलें, इसमें सबसे पहले राजस्थान का हम क्या पढ़ेंगे? अपवाह है। मतलब अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह का मतलब होता है बहना एवं अपवाह है तंत्र। अपवाह तंत्र है ये ना। और दूसरा है इसमें जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, कि कौन सी नदी का कितना कैचमेंट एरिया है। हाँ, ड्रेनेज एवं ड्रेनेज सिस्टम के बाद जल ग्रहण क्षेत्र लिखेंगे, कि जैसे चंबल, बनास, लूणी, माई, इनमें से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, सबसे कम किसका है। राजस्थान में कितने जल ग्रहण क्षेत्र है? अपवाह में केवल एक नदी आती है। अपवाह तंत्र में नदी और नदी की क्या आएगी? साई। जैसे आ गया चंबल अपवाह तंत्र, इसका मतलब चंबल तो होगी होगी और चंबल की साई, चंबल भी है और चंबल की क्या आएगी? साई। और केवल अपवाह, चंबल अपवाह लिखेंगे तो चंबल नदी आएगी। जल ग्रहण क्षेत्र
मतलब चंबल और चंबल की सहायक नदियों के द्वारा कितने क्षेत्र से जल प्राप्त किया जाता है, बनास और बनास की सहायक नदियों से कितने क्षेत्र में जल प्राप्त किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जलग्रहण। तीसरा जो क्षेत्र जल विभाजक पढ़ेंगे, जल विभाजक एवं जल संबर लिख सकते हैं, वाटर साइड। हाँ, कि जल विभाजक और जल संबर है गए, इसके बारे में लिख। और चौथा जो आएगा कि नदियां हैं, इस जल विभाजक में ही 3 नदियों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो कौन सी नदियां पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, हाँ, कि बंगाल की खाड़ी है, यही इसमें गिरने वाली जो नदियां हैं, यही इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद दूसरी बताइएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरा कौन सी, अंतः प्रवाही नदियां। ये 3 जो नदियां हैं, यही इसके, अब इसके बाद में इन नदियों के साथ में ही बांध आएंगे। चौथा आएगा राजस्थान में खारे पानी और मीठे पानी की झीलें, ताजे पानी भी कह सकते हैं, खारे पानी, लवणीय और अलवणीय झील लिख सकते हैं अपन। लवणीय का मतलब खारे पानी, और अलवणीय का मतलब मीठे पानी। हाँ, कि राजस्थान में लवणीय और अलवणीय झीलें। पांचवा अपन इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, NLCP, हाँ, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, जिसको हम NLCP के नाम से जानते हैं, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आता है। ये 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ध्यान रखना, नदी, झील और बांध, ये 3 क्वेश्चन इसमें से कम आपको ये ध्यान रखना है। ये 1-2 नदियों के, एक झील बांध है, यही इससे संबंधित 4 भी पूछ लेते हैं कई बार। ये राजस्थान की नदियां, झील, बांध है, यानी इससे संबंधित।
2-3 पन्ने का तुम्हारा सिलेबस ही होगा, सेकंड ग्रेड का नहीं होता इतना बड़ा, छोटा सा होता है 1 पन्ने में, वो भी पूरा भरा हुआ नहीं होता है, समझे? जितना छोटा एग्जाम उतनी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ गई तो उससे भी बड़ा। पशु परिचर बड़ा था, दिया होगा तुम में से या नहीं दिया? हाँ। हटा दें हम। तो अगला अब तीसरा जो बिंदु आएगा अपना, राजस्थान की जलवायु एवं मानसून। हाँ, कि राजस्थान की जलवायु और मानसून। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 तो हमें मौसम और जलवायु इसके बारे में पढ़ना होगा। हाँ, कि पहला जो भाग है यही मौसम और कौन सा हो गया, जलवायु। इसके बाद दूसरा हमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ, कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हमारे राजस्थान में सब जगह जलवायु समान है या असमान? बरसात भी समान होती है या असमान? तापमान भी समान रहता है कि असमान? फसलें भी समान या असमान? वो तो तुम बोलोगे, कुछ भी पूछ लो चाहिए असमान ही बोलोगे, असमान ही है। और हमारे ऊपर जलवायु का सबसे ज्यादा प्रभाव है, इसीलिए कहा जाता है वी आर प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी, हम सब भूगोल के कैदी है। भूगोल किताब की बात नहीं है, जो अपने चारों तरफ का वातावरण है वही क्या है, भूगोल है। मिट्टी, वनस्पति, पानी आप देख लीजिएगा, है ना, धूप है, ये सब भौगोलिक कारक होते हैं। इसलिए कहा जाता है वी आर प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी, कि हम सब किसके कैदी हैं, यानी भूगोल के कैदी। वी आर प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी। तो ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से तापमान समान नहीं होता है, वर्षा समान नहीं होती है ना, हर चीज में भिन्नताएं पाई जाती है, उनको हम कहेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले का। कई बार अच्छे खासे बादल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी बरसात नहीं होती है। तो ये सारे कारक इसके बाद में मानसून। हाँ, कि मानसून का वर्गीकरण एवं ऋतुएं, मतलब 2 पूरे वर्ष ही मानसून रहता है अपने, ये नहीं है कि अब, लेकिन अपन मानसून उसी को कहते हैं जिसमें हमारे क्या होती है, वर्षा। बाकी अपने मानसून पूरे वर्ष को 2 मानसून में विभाजित करते हैं। एक उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, एक दक्षिणी पश्चिमी 2 ही मानसून होते हैं। उनमें 2-2 ऋतुएं आती है। टोटल कितनी ऋतु हो गई, 4। और उन चारों ऋतुओं का हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव रहता ही, चाहे वो यही बरसात का प्रभाव रहो, चाहे धूप का प्रभाव रहो, चाहे ठंड का प्रभाव रहो, ये यानी उन ऋतुओं का भी वर्गीकरण अपन करेंगे। ऋतुएं भी 2 तरीके की आएगी, भारतीय मौसम विभाग की ऋतु भी आएगी और परंपरागत ऋतु भी आएगी। ट्रेडिशनल परंपरागत
ऋतुएं हैं यानी जिसमें पतझड़ ऋतु यानी शिशिर है, हेमंत है ना, इनमें ये अपन लिखे ये ऋतु। इसके बाद में राजस्थान के जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन है यानी इसके बारे में अपन अब इसी वर्गीकरण में 3-4 वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो सामान्य वर्गीकरण जो भारतीय मौसम विभाग है इसके अनुसार हो गया। दूसरा कोपेन का वर्गीकरण, और तीसरा यही जो टिवार्था का वर्गीकरण, और चौथा किसका वर्गीकरण होगा? थानथवेट। थानवेट नहीं होता है, हाँ थानथवेट होता है। थानवेट तो अपन ने बना दिया इसको बेचारे को। हाँ थानथवेट का वर्गीकरण हो गया। ये इसमें से आप 2 क्वेश्चन लेके चलिएगा, पुराना उठा के देखोगे तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे आप वर्गीय। हाँ जलवायु है उसमें एक यहां से मिल जाएगा आपको और एक ही इस जगह से आएगा। तो ये 2 तरीके का वर्गीकरण, और इसमें भी तुम्हारे ज्यादातर सामान्य वर्गीकरण का है, लेकिन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड RSM भी है, वो कहीं से भी पूछ लेता है। हाँ उसका वो ही बात है, वो कोई नहीं, कई बार सिलेबस को भी ताक में रख कर ही पूछ लेता है, वो तो है ना, सारा पूछ लेता है, इसलिए इसको विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा सारी। तो ये तीसरा टॉपिक अपने राजस्थान की जलवायु और ही मानसून। इसके बाद लिख लिया तुमने? चौथा टॉपिक, चौथा क्या वनस्पति है या मृदा है? हाँ तो वो वनस्पति होगी। यह प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संपदा है, यही इसके बाद ऐसे कंटिन्यू क्रम में चल जाएगा। वन संपदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, ये मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, कि ये वन संपदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। वन संपदा और प्राकृतिक जो वनस्पति, इसमें नंबर 1 तो वनस्पति एवं वन में अंतर पढ़ना होगा पहले। हाँ कि वनस्पति और वन है, इसमें अंतर। दूसरा वनों का वर्गीकरण, और यह वर्गीकरण अपन 2 तरीके से करेंगे। एक तो भौगोलिक वर्गीकरण, और दूसरा आता है प्रशासनिक या वैधानिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में तो क्या होता है कि वन किस तरीके के पाए जाते हैं, जैसे कांटेदार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, या उपोष्ण सदाबहारी वन। प्रशासनिक का मतलब उन पर अधिकार किसका है, तो उसमें जैसे आरक्षित है, संरक्षित है और अवर्गीकृत। और तीसरा जो बिंदु आएगा इसमें वन रिपोर्ट, जो हाल ही में आई हुई है 2023,
जारी उसको दिसंबर 2024 में की थी, लेकिन चलेगी वो कौन सी, 2023। हाँ, कि 18वीं जो वन रिपोर्ट आती है, ISFR भी जिसको अपन लिख सकते हैं, हाँ, कि ISFR 2023, ये वन रिपोर्ट 2023 है, यही इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना। तो वनस्पति एवं वन में अंतर, वनों का भौगोलिक यहां पर अपने कम से कम एक और वन रिपोर्ट को अगर शामिल कर लिया तो कितने, क्योंकि वन रिपोर्ट का आएगा आपकी बार, क्योंकि नई आई हुई रह गई ना, हाँ, इसलिए वन रिपोर्ट का पूछेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से, और हो सकता है उस समय तक जनवरी 17 में आपका पेपर है, उस समय तक एक रिपोर्ट और भी आ सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है। जब 2023 में आने वाली 2025 के पहले आई है, यानी जो दिसंबर में आई है, तो नहीं, इसी से काम चलेगा। तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन है ये। तो एक तो वन, कौन से वन ज्यादा है, कौन से कम है, और एक वन रिपोर्ट है, यानी इससे संबंधित, ये हमारे वन संपदा है, इससे लिख लिया। इसके बाद अगला टॉपिक, वन के बाद वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता। हाँ, कि ये वन है, वन संपदा के बाद वन्य जीव जंतु संरक्षण एवं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यहां से तुम्हारे ज्यादा आ सकते हैं। इसमें नंबर 1 यानी राष्ट्रीय उद्यान, यानी नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आता है, यानी वन्य जीव अभयारण्य। हाँ, कि राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा आ जाएगा, वन्य जीवी अभयारण्य। दूसरा, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, एवं कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब संरक्षित क्षेत्र। इसके बाद संरक्षित क्षेत्र के बाद अगला इसमें शुभंकर, और जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। हाँ, कि जो शुभंकर है, जैविक उद्यान है, जंतुआलय, मृगवन, ये सब संरक्षण के ही भाग हैं। जैव विविधता संकट, एवं संरक्षण के उपाय। बाघ संरक्षण परियोजनाएं,
हाँ, और एवं रामसर वेटलैंड भूमि भी इसमें अपन लिख सकते हैं। हालांकि रामसर भूमि पहले हो जाएगी, हाँ, लेकिन यहां लिख देते हैं कि इसका भी ध्यान। ये वन्य जीव जंतु संरक्षण और जैव विविधता है, यानी इससे संबंधित। इसमें आपको ध्यान रखना है, यही 2-3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, और वो एक उधर से अपन सामान्य अध्ययन वाले से लेंगे तो एक आध और भी बढ़ सकता है, ये ध्यान। कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेड़ निश्चित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, शुभंकर, जैविक उद्यान, जंतुवाले, मृग वन, जैव विविधता संकट संरक्षण के उपाय और बाघ संरक्षण परियोजना, और कौन सी भूमि होगी? राम वेटलैंड के नाम से जानना। आर्द्र भूमि, राजस्थान में कितनी आर्द्र भूमि? 2 आर्द्र भूमि, एक तो सांबर झील और दूसरा केवल। हाँ, लेकिन अधिसूचित वेटलैंड, हाँ, 19 जिलों के अंदर 44 अधिसूचित वेटलैंड तैयार किए गए हैं। वेटलैंड सिटी उदयपुर, हमारे उदयपुर को कौन सी सिटी घोषित किया गया है? वेटलैंड सिटी है, यानी ये घोषित किया गया है, तो वो वेटलैंड सिटी है, यानी वो भी इसमें आएगा। ये भी वेटलैंड सिटी वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये वन्य जीव जंतु संरक्षण और जैव। इसके बाद अगला मृदा। राजस्थान की मृदा, सोइल और मृदा समस्या और समाधान, ये सारी जो चीजें हैं यही इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मृदा के संगठक, दूसरा मृदा परिच्छेदिका, एवं मृदा अभिक्रिया, रिएक्शन, सोइल रिएक्शन कह सकते हैं। और मृदा परिच्छेदिका एवं मृदा अभिक्रिया। अगला एक इसमें हम लिखेंगे, यही मृदा का वर्गीकरण। तीन चार तरीके से इसका वर्गीकरण अपन लिखेंगे। भौगोलिक वर्गीकरण भी होगा, इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण भी होगा, और राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके, और चौथा मृदा की समस्याएं है। हाँ, जैसे मृदा अपरदन है और मृदा अवक्रमण, 2 समस्याएं हैं, सोइल डिग्रेडेशन एंड सोइल इरोजन, 2 समस्याएं आती है, एक मृदा अपरदन और एक मृदा यानी जो अवक्रमण आता है, सोइल डिग्रेडेशन आता है ये। और इसके बाद मृदा संरक्षण के उपाय, और एक और इसमें हम यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड, ये सरकार की जो परियोजना होगी, हाँ, सोइल हेल्थ कार्ड, जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, यही इसके नाम से जिसको जानना आता है, सोइल हेल्थ कार्ड है, ये इसमें अपन लिखे। ये राजस्थान की मिट्टी, हम सब मिट्टी से ही जुड़े हुए।
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या एक ही प्रकार की? अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी के बारे में ही ध्यान होना चाहिए कि हमारे कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसलें उसमें उगाए। लेकिन आजकल अपन नीचे नहीं देखते हैं, ऊपर ऊपर भी नहीं, मोबाइल में देखते हैं ना। इसलिए यहां थोड़े दिन बाद एक सींग उग जाएगा, ये यहां वाली हड्डी निकल के आ जाएगी, जबकि भोजन हमें हमारी मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मिट्टी है ना, इसी से हमें भोजन प्राप्त होता है। सरकार भी ऐसा ही चाह रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड चालू तो कर दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। पता है तो जबरदस्ती बना हुआ है लोगों, जाकर के आपने कहा कि देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड से जोड़ना है, पता चला कि सारे ही जुड़े हुए हैं। हाँ, सब जुड़े हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों को दे दिया और उन्होंने क्या कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड के 5 रुपए मिलेंगे, उन्होंने उठा लिए, फर्जी साइन कर करके। वही तो बात है, सॉइल हेल्थ कार्ड बने। तो काफी सारी योजनाएं हमारे यहां पर चलाई गई है। तो ये मृदा है। अब मृदा है तो लिख लिया। मृदा से आगे का टॉपिक एग्रीकल्चर, राजस्थान की प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स है। यहां पर अपने को राजस्थान की प्रमुख क्या है, फसलों के बारे में पढ़ना है। लेकिन आगे सामान्य अध्ययन में राजस्थान की कृषि भी, दोनों में अंतर होता है, एक नहीं होती है, अंतर होता है दोनों में। तो यहां पर जैसे हमने लिखा कि 7वां जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, हाँ, इसमें मृदा परिच्छेदी का है। ये तो बनती कैसे मृदा, इसका पता चलेगा। हमारे क्वेश्चन यहां से आना है, 1-2 क्वेश्चन, एक तो कम से कम है, लेकिन कारण रह गया 2 टॉपिक दे रखे इसमें आपके, मृदा और मृदा की समस्या, ये लिख रखा है ना सिलेबस में ना। संरक्षण, हाँ, वो संरक्षण समस्या होगी तो संरक्षण होगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने 1 या 2। फिर देखो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी राजस्थान की प्रमुख फसलें। हाँ, मेजर क्रॉप्स एवं कृषि, यह मैंने जोड़ा आगे सामान्य अध्ययन से, ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कृषि, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखा हुआ है। आगे जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन आता है ना, उसमें कृषि लिखा हुआ है, इसलिए यह भी आपको यही करवा देंगे। तो प्रमुख जो फसलें हैं, इसके बाद एक तो हमें फसलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार की फसलें हैं, तो मौसम के अनुसार और उपयोग के अनुसार अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण होता है। मौसम के अनुसार तो 3 ही फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की और जायद। उपयोग के अनुसार अलग अलग हो गई, खाने पीने की अलग है, व्यापार के लिए क्या होगी अलग, दवाई बनाने की फसलें क्या होगी अलग, है ना। तो सब अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। तो इसलिए फसलों का वर्गीकरण एक किसके अनुसार ही, मौसम के अनुसार या समय के अनुसार अपन लिख सकते हैं, और दूसरा किसके अनुसार होगा, उपयोग के अनुसार। इसके साथ में ही फसल रिपोर्ट भी अपन लिखेंगे, भूसांख्य की रिपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं। उस भूसांख्य की रिपोर्ट में यही है कि कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, और भूसांख्य की रिपोर्ट के साथ
राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान की जो कृषि जलवायु प्रदेश, और कृषि जलवायु प्रदेश के साथ में उत्पादन क्रांतियां और कृषि उपज मंडी, और ये फिर फसलों के जो प्रकार हैं वो आपको इसमें बता देंगे। तो कृषि उपज यहां पर आपके फिक्स 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और इसको आगे वाले में आएगा तो एक इसमें से ऐड हो जाता है। हाँ, कृषि के जो प्रकार आते हैं उनमें, तो ये फसलों का वर्गीकरण मतलब निश्चित यहां से आना ही आना है। हाँ, और ये क्वेश्चन इससे जोड़ करके पूछते, एक अधीनस्थ बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन ही है, कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश? 10 कृषि जलवायु प्रदेश। कितने कृषि जलवायु में? 10। कि 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये कृषि जलवायु प्रदेश है। उधर पीछे अपन ने केवल जलवायु प्रदेश लिखे थे, है ना। तो यहां पर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सी फसलें होती है? 5 कृषि खंडों को 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, यही उसमें विभाजित किया गया है। तो ये कृषि वाला जो टॉपिक 7वां हटाई दूं। इसके बाद 8 नंबर, राजस्थान के खान एवं खनिज। खान और क्या हो गया? यानी खनिज है ये खान एवं में खनिज। तो इसमें एक तो यही इनका खनिजों का सामान्य परिचय अपने को पढ़ना होगा कि कितने खनिज हैं, किस प्रकार के। दूसरा, खनिजों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हम इनको 2 भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में। एक तो कौन सा खनिज आएगा? धात्विक, और दूसरा अधात्विक, और तीसरा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा में धात्विक अधात्विक दोनों ही प्रकार, और एवं इनका उपयोग भी आजकल उपयोग और पूछते, हाँ, कि इनका उपयोग क्या होता है, कि इनका सामान्य खनिजों का वर्गीकरण एवं उपयोग, जिसमें धात्विक, अधात्विक और कौन सा आएगा? ऊर्जा खनिज। हाँ, कि ऊर्जा जो खनिज आता है यही इसको इसमें शामिल कर। फिर अगला बिंदु, हाँ, यहां से बेटा जी 2 क्वेश्चन कन्फर्म, 2, एक धात्विक का और एक कौन से का होगा? अधात्विक। कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं, ऊर्जा खनिज का। इसके बाद अगला टॉपिक ऊर्जा संसाधन, यही देर का है। ऊर्जा वो ऊर्जा संसाधन है जिसमें परंपरागत और कौन सी होगी? गैर परंपरागत दोनों। ये ऊर्जा नहीं है, ये तो ऊर्जा खनिज है। इसमें तो हमें कोयला पढ़ना है। कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम पढ़ लेंगे, थोरियम पढ़ लेंगे, बेरिलियम है, आजकल लिथियम के भंडार भी प्राप्त हो गए, यही वो भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन यहां पर हमें इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यही उस ऊर्जा के बारे में
पढ़ना होगा। ऊर्जा परियोजनाएं कहें या ऊर्जा संसाधन है, यही इसके बारे में अपने को ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संसाधन है। यह ऊर्जा संसाधन में दोनों तरीके के हमें पढ़ने होंगे। एक तो कौन सा होगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत में आपको ध्यान रखना है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। यूरेनियम भी परंपरागत में आता है लेकिन वो समाप्य है। यानी गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, है ना। जैसे जल विद्युत है, खत्म नहीं होने वाला लेकिन है पुराने समय से चला रहा। बिना जल के अपन रह सकते हैं? अपने को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है, बिना जल के नहीं। अब थोड़ा हमें लेना पड़ेगा। और इस गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा परियोजनाएं हमें पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि इसमें नंबर 1 पे हैं हम। दूसरा पवन ऊर्जा परियोजनाएं, और तीसरा बायोमास परियोजनाएं। एक जियोथर्मल भी है, हालांकि वो संभावित है, भूतापीय ऊर्जा, जिसमें हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है लेकिन उसका जियो है कि संभावना है कि भविष्य में हमारे राजस्थान से ऊर्जा प्राप्ति होगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक अपना आएगा, ऊर्जा से ही चलता है उद्योग। ऊर्जा से ही क्या चलते हैं? उद्योग इसमें नहीं है, लेकिन आगे वाले पन्ना पलटोगे तो उसमें उद्योग आएगा। पन्ना पलटोगे ना तो क्या आएगा? उद्योग। राजस्थान भूगोल में उद्योग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या लिखा हुआ है, यह क्रम कर दिया मैंने कि कौन सा किससे चलेगा। बिना ऊर्जा के उद्योग चल सकता है? बिना खनिज के? क्योंकि उसके लिए कच्चा माल चाहिए, चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? यही ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अगला 10 नंबर का टॉपिक, इसमें भी आप 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन है, यही इसमें आप ध्यान रखिए। फिर अगला जो आपको है कि ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट 10 नंबर का टॉपिक अपना, इसमें राजस्थान के उद्योग जोड़ रहा हूं मैं। राजस्थान के उद्योग, उद्योग में किसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो एक तो क्या होता है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग, भाई कृषि आधारित है या खनिज आधारित है या रसायन आधारित। एक होता है स्वामित्व पर आधारित उद्योग, मतलब इसमें अपने को सीधा सा यही है कि किस प्रकार का कृषि आधारित उद्योग, यही पढ़ने। स्वामित्व तो इनमें चलता रहेगा। और एक कौन सा हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग। और एक ही आपका आएगा रसायन आधारित उद्योग। कि रसायन आधारित उद्योग है इसमें। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, 1 2 है।
ये राजस्थान के जो उद्योग अपन कहें कि कृषि आधारित, खनिज आधारित और कौन सा है, इसमें आपको रिको, रूड़ा, रास, सिको वो नहीं पढ़ना, वो औद्योगिक विकास आता है। अपने केवल क्या लिखा हुआ है, उद्योग। हाँ, तुम कई बार क्या रिको, रूड़ा, रास, सिको ये पढ़ने, पहले से सिलेबस इतना ज्यादा है। हाँ, दूसरे के अंदर माथापच्ची थोड़ी करनी है वो इतना। तो ये रसायन, हाँ, रसायन आधारित उद्योग। इसके बाद वापस अपने ही टॉपिक पे अपन आते हैं, लिख लिया ये तीनों। हाँ, 30 ये अगला यहां पर राजस्थान में जो जनसंख्या का टॉपिक है, परिवहन है और पर्यटन है, तीन है, बस यही है तीन। वो जनसंख्या में आ जाएगी। जनजातियों का मतलब भील, मीणा, ग्रासिया नहीं पढ़ना, उनकी जनसंख्या पढ़नी। हाँ, नृत्य वगैरह, उनकी वेशभूषा वो कला संस्कृति में आएगी, है ना। उनका जैसे भील मीणाओं के कौन से नृत्य, विवाह की परंपरा कौन सी है, वो राजस्थान कला से। यहां तो उनकी जनसंख्या अपने को पढ़नी होगी। तो अगला अपने जनसंख्या, मतलब जनगणना है यहां पर। जनसंख्या, जनसंख्या है ये, इसमें आपको क्या है कि जनसंख्या का वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ये घनत्व के बाद वृद्धि, हाँ, लिंगानुपात, ये सारे नहीं लिखे हुए लेकिन सारे पढ़ेंगे। साक्षरता लिखे हुए, हाँ, वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता और जनजाति, लिए ना। हाँ, तो ये जनसंख्या सेंसस रिपोर्ट आती है इसमें। बेटा इसमें से भी वो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। ये लास्ट वाले जितने टॉपिक है ना, इनमें से ज्यादा पीछे वाले नदियां वगैरह उनमें से कम कर देते हैं, इनमें फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, कि वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता और जनजाति। हाँ, कि जनजाति है यही इसमें। यहां मतलब ये सेंसस रिपोर्ट आएगी, जनगणना आएगी। इसमें तुम ऐसे सोचोगे कि यार जनसंख्या की नई रिपोर्ट भी आ सकती है, वो भी आपका समाधान कर दिया जाएगा। हाँ, जुलाई 2026 तक कुछ नहीं होना है ना। तुम्हारा एग्जाम कब होगा? हाँ, तुम्हारे तो यही 2011 वाली से ही काम निकालना है, मौज करो तुम तो सही। हाँ, वैसे जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त है उसका कार्यकाल अगस्त 2026 तक है, इसीलिए बढ़ाया गया है कि तेरे को रिपोर्ट देके ही जाना है। लेकिन रिपोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसे नहीं 12 महीने का समय चाहिए। आपको बताऊंगा, जनगणना ऐसे नहीं होती है, उससे पहले हाउस लिस्टिंग होती है, पॉपुलेशन अकमुलेशन है, बॉर्डर सीज होते हैं, फिर जाकर के जनगणना होती है ना, लंबा समय लगता है। फिर इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो परिवहन। राजस्थान में यातायात के साधन ये लिखा हुआ है या परिवहन लिखा? हाँ, कि राजस्थान में यातायात के साधन, और यातायात के साधन में यानी जो हम दो तरह के परंपरागत और आधुनिक परिवहन के माध्यम, एक तो परंपरागत परिवहन और दूसरा है आधुनिक परिवहन के माध्यम। आधुनिक परिवहन के माध्यम में यानी जैसे स्थल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन। जल परिवहन अपने पास नहीं है, स्थल में 2 हैं और दोनों ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
सड़क और रेल, ये दोनों ही। हाँ, ये आपको पढ़ना होगा। वायु परिवहन थोड़ा सा इसके बारे में भी अपने को देखना। हाँ, जल परिवहन है नहीं अपने पास। हाँ, ये 2 क्वेश्चन इसमें से। और इसके बाद अपना जो टॉपिक है पर्यटन। हाँ, कि राजस्थान का जो पर्यटन है यही इसके बारे। कि राजस्थान में पर्यटन, तो एक तो हमें पर्यटन का विकास, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, और फिर पर्यटन परिपथ। परिपथ का मतलब होता है सर्किट, जैसे मरु सर्किट है, मेवाड़ सर्किट है, मारवाड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट है, यही इसके पर। महोत्सव, मेले एवं महोत्सव, वो मेले महोत्सव जो पर्यटन विभाग के द्वारा है, आरटीडीसी के द्वारा। कि मेले में महोत्सव है, ये है। पर्यटन नीति वगैरह, पर्यटन का जो विकास आएगा, यानी इसी में पर्यटन की नीतियां और पर्यटन का जो विकास है ये 13 टॉपिक हो गए। तो हाँ, तो 13 दूनी 26 तो वैसे ही सीधे सीधे होते हैं अपने। अगर 2 क्वेश्चन भी एक से पूछे हैं, हाँ, तो ये 25 से 30 क्वेश्चन का। और ये सब हमारे दैनिक जीवन में हमारे को इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ अपन देखेंगे। ये सारी चीजें अपने उसी प्रकार की होगी। तो पर्यटन का विकास है, पर्यटन परिपथ सर्किट हो गया, मेले। अभी हाल ही में आईफा हुआ था, कहां पर? जयपुर। किसने करवाया? राजस्थान पर्यटन विभाग, आरटीडीसी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? यानी आरटीडीसी है, यानी इसी के द्वारा, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग यानी विकास है, यानी इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ। हाँ, आईफा का जो इंडियन जो फिल्म फेस्टिवल आता है ना, यानी जिसको अपन कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों पे किया आता है। हमारे यहां पर भी क्या है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, यानी इसका आयोजन हुआ था। तो ये किसके द्वारा? आरटीडीसी है, यानी इसके संयुक्त तत्वावधान है, यही इसके अंदर यहां पर किया गया, जिससे फिल्म उद्योग को क्या देना होगा? ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा। तो ये तो अपने जो भूगोल है गए इसमें, यही ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी की है। क्या कह रहा है? हाँ, वो हम तो मैंने आवे को नहीं यार, करंट अफेयर्स। हाँ, आवे ही तो कहेंगे रूप तो डफा, तेरे को तो बड़ा ज्ञानी आया करंट अफेयर्स। जो आएगा वो आता जाएगा, वही तो बात है। हाँ सा कि करंट अफेयर्स जोड़ पड़ा हो गया है। तो वैसे थर्ड ग्रेड में करंट है ही नहीं तुम्हारी, है समसामयिकी की। हाँ, तो वो समसामयिकी की अलग ही होगा, वही था ना, है। तो क्या करंट अफेयर्स में क्या करें? 50 से 41, अरे तो वो जो होगा वो उसमें चलता जाएगा साथ साथ। तो अभी पहला जो टॉपिक आएगा, यानी कौन सा होगा? भौगोलिक ही स्वरूप। भौगोलिक क्या है? कि भौगोलिक जो स्वरूप का भाग, जिसमें जिला गठन
उच्चावच है, भूगर्भिक इतिहास है, राजस्थान का क्या आएगा, भौतिकी विभाजन, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब की बार संख्या ज्यादा है, पिछली बार तो कम थे, अभी बार सारे ही पास हो रहे हैं, कोई फेल होने वाला मिल ही नहीं रहा। रीट है ना उसमें, इसलिए कंपटीशन ज्यादा हो गया मेंस का, पात्रता का कंपटीशन है नहीं, इसलिए आपको क्या है कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, सारा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और बोलो, एक दो पन्ना तो सिलेबस का ही हो गया, ये याद होना चाहिए। अब तुम्हें यहां से शायद नोट्स वोट्स भी दिए होंगे, दे देंगे, मगर नहीं दिए का नहीं है, दे देंगे। मतलब जैसे अभी सिलेबस दे दिया, फिर वो पेपर भी देंगे पुराने वाले, जो पिछली बार 4-5 पेपर हुए ना, कितने 4-5 पेपर हुए अलग अलग के, जिसमें राजस्थान भूगोल तो सब में सेम रहेगा, तो उन पेपरों को भी देखते रहना है, जिससे इजी आते हैं, कोई इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में अपने आप ही डर लगता है। तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कई बार कुत्ता काट लेता है, तो वही होता है उस एग्जाम में ना, डर होता है उस समय ना। तो चलो कल अपन शुरू करेंगे इसके बारे में।